नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी जितनी कोशिश करते हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को, फाइनेंस की पॉलिसीज़ को इंडिपेंडेंट रखा जाए, उतना ही अमेरिका हमें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है अब वो भारत में नहीं बन रही, हमें अमेरिका के हिसाब से उसे बनानी पड़ रही है। हुआ क्या है, बहुत डिटेल में चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन मीडिया ने कवर नहीं करी, वो सारी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स आज एक स्ट्रक्चर है, उसे जितना इजी हो सकता है उतना मैं बनाऊंगा। दोस्तों हुआ क्या, पहले देखते हैं कि जून 17 को शाम को या दोपहर को 2 बजे वॉशिंगटन टाइम पर एक आदमी जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दे डू नॉट नो, उसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और अगले दिन सुबह मुंबई के अंदर हुआ क्या, हमारे जो आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, उसका स्टॉक 2.5% नीचे आ गया। टीसीएस है, एचसीएल है, सारे के सारे कंपनीज के स्टॉक्स वो नीचे आ गए, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण। जो निफ्टी का जो आईटी है वो 6.5% एक सेशन में वो क्रैश कर गया। दोस्तों फ्राइडे आते आते जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्होंने क्या किया, 62,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकालकर वो बाहर चले गए। इसलिए मार्केट में वो क्रैश आ रहा है। उस बंदे का नाम है केविन वॉश। ये बंदा कौन है, ये है चेयरमैन, ये है चेयर ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। और उसने पहली ही मीटिंग में उसने वो काम किया जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, एंड नोबडी वाज प्रिपेयर्ड इन अमेरिका और इन न्यू दिल्ली। आपको याद होगा मैंने आपको खुद बोला था कि जो ये केविन वॉश है, ये क्या करेगा, ये आकर इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, क्योंकि उसने ऑब्लाइज करना है डोनाल्ड ट्रंप को, और उसको लेके भी रेट कट के लिए ही लेकर आया गया था। लेकिन उसने उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। क्या किया, वो सिग्नल दे रहा है कि वो अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाइक करने वाला है, कट नहीं करेगा। हम बोल रहे थे अब कट करेगा तो उससे क्या होगा कि भारत में जो मनी है वो फ्लो होना शुरू होगा, हमारी मार्केट पिकअप करेगी। उसने काम उल्टा किया। मैंने आपको पहले एक चीज़ बोला था कि जैसे जैसे हमारी मार्केट ऊपर जाएगी ये हमेशा हमारी मार्केट को नीचे लेके आने की बात बोलेंगे। दोस्तों ये अमेरिका की स्टोरी नहीं है कि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं या उसने अभी स्टेबल रखा हुआ है। ये भारत की स्टोरी है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। पहली बात यह है कि वे देखते हैं कि जो केविन वॉश है उसने एक्चुअली किया क्या। 3 चीज़ें हैं जो 90 मिनट के अंदर जून 17 को अमेरिका में होगी, और तीनों ने भारत को हिट किया। पहला क्या था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका में उसने स्टेबल रखे, 3.5 और 3.75 के बीच में उसने रख दिया, कोई रेट कट नहीं दिया। ट्रंप चाहते थे कि रेट कट हो जाए, 25 पैसे कम हो जाए, लेकिन नहीं किए गए। ट्रंप को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को चेंज कर दिया, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ग्रोथ आएगी। नहीं हुआ। दूसरा, एक डॉट प्लॉट का एक सिस्टम होता है, उसको फ्लिप कर दिया गया। 19 फेडरल रिजर्व के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी अब ये बोलते हैं कि रेट हाइक हो जाएगा अगली बार जब सितंबर में इनकी मीटिंग होगी। इसका मतलब क्या है, जो मीडियन प्रोजेक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो पहुंच गई अभी 3.8, 4 की बातें वहाँ पे होनी शुरू हो गई हैं। अभी 3.4 है, ये 3.8 पे पहुँचने की बातें हो रही हैं। ये सिंगल मोस्ट एग्रेसिव शिफ्ट है पिछले 3 साल में। जो पिछला पावल था वो उसने बोलता रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, वो बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा अकल किसी को नहीं है। उन्होंने बंदा चेंज कर दिया, जो नया बंदा आया है वो भी यही बोल रहा है कि जो पावल बोल रहा था वो सही था। और तीसरा एक और है, जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है अमेरिका के अंदर वो 2.7 से इंक्रीज होकर वो 3.3 पे आ गया है, यानी कि पूरा % वो इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन फॉर इंडिया बड़े सिंपल वर्ड्स में, इस सारे राम कथा का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अमेरिका के वो कम नहीं हो सकते, हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, इतना भी जो रखा हुआ है इससे ज़्यादा वो चले जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट्स हायर होने वाले हैं, ये वॉश ने बता दिया। एक और चीज़ है जो कि वॉश ने किया विच इज़ वेरी वेरी शार्प, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो ये होता क्या है कि जो फेडरल रिजर्व है वो आपको एक चार्ट देता है जिसको बोलते हैं डॉट चार्ट को उसने शेयर करना उसने बंद कर दिया। उसने बोल दिया कि मैं अगर कोई भी चीज़ बाहर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है, तो जो स्पेकुलेशन वाले लोग हैं वो आकर पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल वॉट इज कमिंग टू द मार्केट।
ताकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे। और वॉलेटिलिटी में जो अमीर लोग होते हैं, जिनको पता है पॉलिसीज कौन सी आने वाली हैं, वो धन धना कर वो पैसे बनाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली अब पैसे बनाने वाली है आपके सर के ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा इनसाइड ट्रेडर वो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। साथ में एक और चीज़ बोल दी उसने, जो वॉर्श है उसने बोल दिया, जो फेडरल रिजर्व का हेड है उसने बोल दिया कि वो स्वीपिंग जो एक चेंजेस हैं फेडरल रिजर्व के अंदर वो लेके आने वाले हैं। एक एक चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है, वो बैलेंस शीट हो, कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स हो, वो इन्फ्लेशन का फ्रेमवर्क हो, हर चीज़ को रिविजिट किया जा रहा है। और मार्केट में जो बैलेंस शीट है फेडरल रिजर्व की, उसको 6.7 ट्रिलियन डॉलर से कम किया जाएगा। अब सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है, दुनिया में जो डॉलर घूम रहा है पूरे दुनिया में, उसमें से 6.7 ट्रिलियन डॉलर खींच के खत्म कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या, जब मार्केट में डॉलर कम हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम में डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है डॉलर की प्राइस वो बढ़ने वाली है, रुपये की वैल्यू दोबारा से वो कम होने वाली है। अभी तो 94 के पास पहुंचे थे हम लोग, और ये जो कटन है 94 का, ये खत्म हो गया। अब ये दोबारा से 97 98 के ऊपर ये पहुंच जाएगा, अगर इस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने अगर डॉलर को खींचना मार्केट से शुरू कर दिया। अब इसके रेपरकशंस क्या है, चेन क्या है, यहाँ पर भारत के लिए बहुत बड़ा हिट होने वाला है। और दुनिया में पहली कंट्री जो हिट हो रही है सबसे पहली, वो भारत है। इसका भी रीज़न बताऊंगा कि हमें हिट क्यों मिल रहा है, और क्या ये पॉलिसीज़ भारत को हिट करने के लिए ही हैं, ये भी आपको एंड में समझ आएगी। अब ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडियन मीडिया कंप्लीटली मिस कर रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेस का चैनल देखेंगे जो इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स को हाई रखा हुआ है, वो कम नहीं कर रहे, इसलिए निफ्टी गिर जाएगी। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि वेदर की रिपोर्ट है कि बादल आ रहे हैं तो बारिश होने के अनुमान है। ये लेकिन कंप्लीट स्टोरी नहीं है। रियल स्टोरी क्या है, उसके अंदर 5 पॉकेट्स हैं, हर चेन रिएक्शन है हर चीज़ का। अब देखते हैं वो 5 इंडियन पॉकेट्स जो हमें इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, और स्टॉक्स ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं वो भी आपको समझाऊंगा। पहला है आईटी के स्टॉक्स। दोस्तों, जो भारत का आईटी इंडस्ट्री है वो जीती और मरती है एक नंबर के ऊपर। वो नंबर है यूएसए का जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं 10 ईयर के, 10 साल का जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो कैसे होने वाला है। जब अमेरिका में यील्ड्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि वहाँ पर रिटर्न्स हायर मिलती हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला, जो इन्वेस्टर्स हैं यूएसए के, वो अपने सारे शेयर्स बेचते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं, और जाकर वो अमेरिका का बॉन्ड खरीदना शुरू करते हैं। वो सेफर है। सबसे पहला काम होता है भारत के आईटी इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो बिकने शुरू होते हैं, इसलिए आपका जो शेयर है उसकी वैल्यूज वो नीचे आ गई। दूसरा एक और है, जो अमेरिका के CIOs हैं वो डिले करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंडिंग, यानी कि जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है उसके पास अब ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऑर्डर नहीं आएंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज़ की जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, उसके शेयर्स की प्राइस बढ़नी ही थी। और तीसरा, इस सारे काम के कारण जो रुपया है वो गिरना शुरू होता है। रीज़न, जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो पैसा कमाती हैं डॉलर्स में। जब ऑर्डर नहीं आएगा तो डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएगा तो इन्फ्लोज कम आते हैं भारत के अंदर, जिसके कारण रुपये की वैल्यू वो कम वो होने वाली है। और दूसरा एक और है, जो आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उसका जो मार्जिन है वो भी कम होने वाला है। सेल भी कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, इनके शेयर्स की प्राइसेस नीचे आनी ही थी। और इस वक्त क्या हो रहा है, ये तीनों चीज़ें एक टाइम पर वो हिट कर रही हैं, आईटी इंडस्ट्री को भी और रुपये को भी। इसलिए जो निफ्टी आईटी है वो एक दिन में नहीं, 1-2 घंटों में 6.5% वो नीचे आ गया। दोस्तों, ये कुछ रैंडम नहीं था, ये मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, लेकिन हमारी इंडियन मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करती इस तरह से। दूसरा एक और है, इंडेक्स तो आपका ऑलरेडी 10% नीचे आ चुका है 2026 में। जनवरी फरवरी के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था कि आगे जाकर जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, वो आज भी वैसे काम कर रहे हैं जैसे 20 साल पहले काम करते रहे कि यहाँ पर डाटा सेंटर खोला हुआ है, यहाँ पर अमेरिकन के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने आप को AI में, रोबोटिक्स में वो नहीं डाइवर्सिफाई कर रहे, वो R&D में पैसा नहीं लगा रहे। ये स्टॉक्स आगे जाकर नीचे आएंगे। ये जनवरी फरवरी में मैंने आपको बता दिया था। जो सुन रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना कि वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। अब इंडेक्स तो ऑलरेडी 10% आपका इस साल कम हो चुका है, और अगर कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में इंक्रीज हो गया, आप ये समझ लो आपके सारे शेयर बिकने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लेके बाहर चली जाएंगी, और जो हमारी हिट है आईटी इंडस्ट्री को, ये इंडेक्स ये और 15-20% ये नीचे आ जाएगा, जहाँ पर हम आज की डेट में हैं। ये तो हो गया पहला पॉकेट। मैंने पहले बताया था 5 चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं चेन की तरह, ये पहला समझाया आपको। अब आते हैं पॉकेट 2।
वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फ्लो। दोस्तों, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो केयर नहीं करते कि भारत 7% पे राइज कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या देखते हैं कि भारत में जो शेयर्स हैं उसमें रिटर्न कितनी आ रही है और यूएसए के जो यील्ड्स हैं वो कितने हैं। अब स्टोरी क्या है, जब अमेरिका में आपको 4.5% गारंटीड आपको डॉलर टर्म्स में आपको पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब है रिस्क फ्री आपको रिटर्न मिल रही है। यूएसए का जो 10 साल का जो रिटर्न है वो 4.5% पे पहुंच गया है, बिल्कुल रिस्क फ्री। इसलिए वो बॉदर नहीं करते कि भारत में ऑलरेडी जो इक्विटीज़ हैं वो 22 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स हैं, इसमें इतनी रिस्की मार्केट में पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है भी, वहाँ पर सेफली पैसा मिल रहा है, वहाँ चले जाइए। इसलिए ब्रूटल है नंबर्स। इस साल 2,30,000 लाख करोड़ 2.3 लाख करोड़ हमारी इक्विटी मार्केट से ऑलरेडी पहले 5 महीने में 2026 में वो निकल चुके हैं। दूसरा, जून के महीने में 62,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग निकाल के ले गए। दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट आज तक हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें कभी भी इतना अमाउंट नहीं निकला। मार्च के अंदर आपको याद होगा $12 बिलियन एक महीने में निकल गए थे। फिर भी हमारी मार्केट ने जो है गिरते गिरते यहाँ तक पहुँची है। आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब जो वॉर्श है, फेडरल रिजर्व के चीफ वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ बिकमिंग हॉकिश। इसका मतलब है, हॉकिश का मतलब है कि वो जो मनी की पाइप है उसको, उसकी डायरेक्शन पहले भारत की तरफ थी, उसको चेंज करके वो अमेरिका की तरफ वो लेके जा रहे हैं। जो भारत की मार्केट से पैसा है, जो मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे थे भारत में पैसा आ जाए, ये दोबारा से निकल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अगेन, अभी पॉलिसी अनाउंस नहीं करी है, उससे पहले ही पैसे ने मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है पॉलिसी आने वाली है। मनी को पहले ही पता होता है कि क्या आने वाला है। मोदी जी की कोशिश थी लास्ट 2 हफ्तों से कि ये पैसा भारत में आना शुरू हो जाए। वॉर्श ने आके सारा काम उल्टा कर दिया। तीसरा काम और है, वो जो है पॉकेट 3, वो है रुपया का। दोस्तों, जो डॉलर का इंडेक्स है वो ऑलरेडी 13 मंथ हाई है। वॉर्श ने अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है कि हो सकता है कि वो आगे जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दे। जो DXY है वो 100 को पार कर चुका है। रुपी आपको मालूम है 97 पे पहुंच गया था, उसके बाद ये अभी 94.45 पे अभी पहुंचा है। रीज़न एक ही था, एक तो RBI ने $30 बिलियन खर्च किया था समय को खरीदने के लिए। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने पैसा खर्च कर समय को खरीदना शुरू कर दिया। ये हमने इसलिए किया था कि कहीं डॉलर का रेट, जो रुपया का रेट है डॉलर के बदले, वो कहीं 100 पे ना पहुंच जाए। हमने $30 बिलियन का जुआ खेला। लेकिन एक मैथ्स है जो कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। जो वॉर्श है, अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज दोबारा से कर दिया अगले कुछ महीनों में, तो होगा क्या, जो आज रुपया 94 के ऊपर है वो दोबारा से 98, 99 वहाँ पे पहुँच जाएगा। और गवर्नमेंट की कोशिश होगी ये 100 को क्रॉस ना करे, नहीं तो यहाँ पे तो अपोजिशन वाले हल्ला कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी बार अपने रिजर्व्स को खर्च करते रहेंगे रुपये को बचाने के लिए। इसलिए अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है भारत के लिए। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, जो बाहर से डॉलर हैं, जब वो वहाँ से यहाँ पे भारत में आते हैं, लोग सोचते हैं कि यार कहीं कल को जाकर रेट बढ़ ना जाए, वो रुक जाते हैं। दे डू नॉट सेंड द मनी बैक इनटू इंडिया। इससे हो क्या रहा है, हमारे जो यहाँ पे डॉलर का रेट है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे जो इंपोर्ट की जो कॉस्ट है हर चीज़ की वो बढ़ती जा रही है। जैसे लैपटॉप्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये हम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं, उसके कारण जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है इन सारी चीज़ों की। ये हो गया पॉकेट 3। अब पॉकेट 4 आते हैं, वो है RBI का एमुनिशन। RBI के पास जो ये हथियार हैं वो कितने हैं, $650 बिलियन के हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं। आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, साल चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें पिछले जो मैंने पहले बताया $30 बिलियन हमने एक महीने में हमने खर्च कर दिया, सिर्फ इसलिए कि डॉलर के रेट को हमने स्टेबल रखना है। अगर इस तरह ही हम लोग हर महीने $30 बिलियन खर्च करते रहेंगे, अब मैथ्स लेके देख लीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि साल का पैसा पड़ा है वो 3-4 महीने का पैसा रह जाएगा। और अगर वॉर्श ने रिव्यू कर लिया इस सारी चीज़ों को, या फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट को उसने छोटा कर दिया, 6.7 जो ट्रिलियन डॉलर्स वो मार्केट से खींचना चाहता है, तो डॉलर इंटेंसिफाई हो जाएगा। जो रुपया है उसकी वैल्यू दोबारा से गिर जाएगी और RBI को चूज़ करना पड़ेगा कि रुपये की गिरावट को हम बचाएं या ग्रोथ को देखें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक टाइम पर वो नहीं हो सकती। जो इकोनॉमिक समझते हैं उन्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, RBI ने क्या किया, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं किया।
दे ऑल्सो हेल्ड द रेट कि कम नहीं कर सकते। और अगली मीटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन मार्केट को, इंडियन आरबीआई को इंक्रीज करना पड़ेगा, जबकि हम डिक्रीज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी अमेरिका में चेंज हुई, हमें अपनी पॉलिसीज अमेरिका के हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ रही हैं। हमारा पूरा का पूरा क्रेडिट साइकिल वो टूटने वाला है, ग्रोथ रुकने वाली है भारत के अंदर। और जो स्मॉल कैप के जो ये सारा जो है कंपनीज थी जिनके शेयर बढ़ रहे थे, ये रैली भी खत्म होने वाली है। ये है पॉकेट 4। मैं आपको प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ आगे आगे जाकर कि जो वहाँ पर अमेरिका में पॉलिसीज बन रही हैं उसका इफेक्ट हमारी मार्केट में कहाँ पे आने वाला है। सारा कुछ धरा का धरा रह गया एक मीटिंग के कारण जो अमेरिका में हुई। अब आता है पॉकेट 5, वो है एनआरईज के लिए। एनआरईज के लिए तो बल्ले बल्ले। वो कैसे? जो एनआरईज एफडी में पैसा रखना चाहते हैं, आज की डेट में जो भारत में रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनआरईज के लिए वो 6.8 है, कोई तो 6.87 की बात भी बोल रहे हैं। अगर अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो आरबीआई को भी एनआरई की जो एफडीआर है उसके ऊपर रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, 7.5% तक उसे लेके जाना पड़ेगा। इससे होगा क्या? जो छोटे छोटे बैंक्स हैं वो तो 8% की बातें ऑलरेडी बोलना शुरू कर दी है। तो जो एनआरईज हैं जो आज डॉलर लेके बैठे हैं, आपके पास एक छोटी सी विंडो है। अभी तो 3-3 साल के लिए आपको 6.5 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उनके लिए बल्ले बल्ले हो गई। आपको यहाँ पर आएंगे 95 पे आपको डॉलर कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद एफडी कीजिए और आपको आराम से 7-7.5% आपको कन्वर्जन मिल रहा है आपकी एफडीआर के ऊपर, विच इज़ मच मोर देन व्हाट फेडरल बैंक इज डूइंग। अब मैथमेटिक्स जो है वो ब्रूटल है, ये आपको सोने नहीं देगी दोस्तों। ये इतना ज़्यादा बुरी हालत में लाकर एक मीटिंग ने भारत को हिला के रख दिया। अब प्रॉफिट कौन कर रहा है, या स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज के रेट बढ़ेंगे और किन कंपनीज की को ब्लीडिंग होगी। अब आते हैं ब्रूटल ऑनेस्ट विनर्स एंड लूजर्स इन मार्केट बिकॉज ऑफ अमेरिका। ये कुछ भी आरबीआई या मोदी जी कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये अमेरिका कर रहा है। ब्लीड कौन करेगा? सबसे पहला इंडियन आईटी कंपनीज, फार्मा एक्सपोर्टर्स, ये हर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट कंपनीज जो मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में ये बैठे हुए थे, इनके जो सेल प्राइसेस हैं घरों की वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लेकर बाहर जाती हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं बचता ये महंगे मकान खरीदने के लिए। जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो एफआईज के ऊपर हेविली वो डिपेंडेंट थी, उनके शेयर की प्राइसेस वो गिरने वाले हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं कि यूएसए में जाकर या फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर वो जाकर स्टडीज़ करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वीक रुपए का मतलब है उन्हें और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर बाहर जाकर स्टडीज़ करनी है। दोस्तों, यूएसए में रेट हाई का मतलब है हमारी हर चीज़ यहाँ पर महंगी होने वाली है और हमारी ज़िंदगी में जो हम सोच रहे थे कि अब बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, मार्केट में पैसे आएंगे, वो सारे फ्लो को उल्टे पैर अमेरिका में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब आते हैं प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट होगा सबसे पहले एनआरआईज को। जो एनआरआईज के पास डॉलर्स पड़े हैं, अगर वो यहाँ पर भारत में भेजेंगे उनको ज़्यादा रुपया मिलेगा, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। जो आईटी कंपनीज जिनकी यूएस डॉलर में उनको इनकम आती है, उनके मार्जिन तो कम हो जाएंगे, लेकिन उन्हें डॉलर के बदले पहले मिलते थे 82, 83, अभी मिलेंगे 95, बल्ले बल्ले हो गई उनकी। तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है उनको फ़ायदा होगा। टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो ऑर्डर्स को लूज़ कर रहे हैं, मार्जिन कम हो रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू उनका बढ़ता जा रहा है क्योंकि कन्वर्जन में उनको फ़ायदा हो रहा है। जो गोल्ड होल्डर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा क्योंकि जब डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो जो गोल्ड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो डॉलर में सामान बेचते हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ये तो हो गया अगले 90 दिन की बात जो होने वाला है स्टॉक मार्केट में। विनर्स एंड लूजर्स मैंने आपके सामने रख दिए और हर चीज़ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ इंटरलिंक नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपने मोहरे चेंज करने या मूव करने शुरू कर दिए। और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि जो मार्केट में मूव हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक इनविजिबल थ्रेड है जिसने मूव करना शुरू कर दिया। अब एक और कनेक्शन है मुंबई के अंदर जो किसी को कनेक्ट कर नहीं रहा। वॉश ने बोला वो स्वीपिंग रिव्यू करने वाले हैं अपने फेडरल रिजर्व को। दोस्तों, ये सिर्फ रेट्स की बात नहीं है, ये अमेरिका का जो रोल है ग्लोबल सिस्टम में उसको दोबारा से किंग बनाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। वॉश क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोल दिया मैं बैलेंस शीट को अपनी छोटी करूंगा, मार्केट से जो एक्स्ट्रा डॉलर है उसे खींचकर सर्कुलेशन को कम करूंगा ग्लोबली। डॉलर कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर का रेट वो बढ़ने वाला है। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे भारत है, वहाँ से जो पैसा है वो निकल कर स्टॉक मार्केट से, कंट्री से वो निकल कर चला जाएगा। कहाँ पर? वो जाएगा अमेरिका में।
या इन अदर कंट्रीज। जो रिचेस्ट इक्विटी वैल्यूएशंस है एशिया में वो भारत की हैं, क्योंकि यहाँ पर 22-23 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स हमारी इवैल्यूएशंस चल रही हैं। इसका मतलब है सब यहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ कंपनीज महसूस कर रही हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। पहले बोला था अमेरिका में जो पॉलिसी बनी है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट और सबसे पहला इफेक्ट वो आएगा भारत के ऊपर, क्योंकि हमारी वैल्यूएशंस हाई हैं। वी आर ब्लीडिंग द फर्स्ट। उसके ऊपर एक काम और देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया। वो उसने अल्टीमेटम दे दिया है यूरोप को कि या तो ट्रेड डील साइन कर लो मेरे साथ, नहीं तो जुलाई 4 को ईयू के ऊपर टैरिफ्स का अल्टीमेटम आ गया है। तीसरा काम एक और है, चाइना ने बोल दिया रेयर अर्थ के एलिमेंट्स वो सितंबर अक्टूबर से कंप्लीटली बंद करने वाला है, वो स्क्वीज करने वाला है। ईरान ने सीज फायर को मानने से मना कर दिया, मीटिंग में गए वो बाहर चले गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद कर दिया गया है। तेल बढ़ गया, उधर से डॉलर की प्राइस बढ़ गई, इधर से हमारा इंपोर्ट का बिल इंक्रीज होने लग गया, स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकलने लग गया, हमारी इकोनॉमी के अब भट्टा बैठने वाला है, और प्लस इंडियन रुपी दोबारा से 100 के पास पहुंचने वाला है। ये सारी चीज़ें ऑल 4 इवेंट्स वो पुश कर रही हैं हमारे मनी को वहीं पर जहां पे शुरू हुआ था 97 पे। और जो यूएस डॉलर है, यूएस ट्रेजरी है, वो सारा कुछ भारत से छीन कर वो वापस लेके जाने वाले हैं। मैं कोई डूम्सडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो आज मार्केट में हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ कि ये क्यों जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सो दैट यू कैन फॉलो द मनी वेरी क्लियरली। दोस्तों ये सारी की सारी स्टोरीज ये सेपरेट स्टोरीज नहीं है, ये सारी एक ही स्टोरी है जिसकी एंडिंग एक है। एंडिंग है कि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, रुपया वीक होने वाला है, और हमारी हर चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव होने वाली है। एंड कोई भी आदमी, मुझे दुख की बात है कि कोई भी इन सारी चीज़ों को, डॉट्स को कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। अब ब्रूटल मैथ्स की, जो ब्रूटल मैथ्स है उसकी बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। अब सोच के देखिए कि अगर ये केविन वॉश ने अगर रेट ऑफ रिटर्न को 25 बेसिस पॉइंट्स उसने इंक्रीज कर दिया तो होगा क्या, जो 10 साल का जो ट्रेजरी है, बॉन्ड्स हैं, उसकी प्राइस 4.5 4.7 तक वो पहुंच जाएगी। इसका मतलब है जो DXY है वो भी 102 को हिट करने वाला है। अब इसका सिंपल टर्म्स में भारत के लिए मतलब क्या है या भारत में होगा क्या, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आउटफ्लो है वो और तेज़ी से वो इंक्रीज हो जाएगा। आप देखेंगे 1,70,000 1 लाख करोड़ रुपए भारत की मार्केट से वो निकलने शुरू हो गए। कब? ये जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों में ये 70,000 से लेकर 1 लाख करोड़ और हमारी मार्केट से निकल जाएगा। जो निफ्टी है उसको टेस्ट किया जाएगा 23,000 पर। जो बैंक निफ्टी है वो उसके अंदर 10% से ज़्यादा की करेक्शन आने का चांसेस है, और IT इंडेक्स तो कम से कम 10% वो गिरने वाला है। अगेन सब्जेक्ट टू अगर केविन वॉश ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज किया, जिसका इंडिकेशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। रुपी अगेन 98 पे, और RBI को दोबारा से 15, 20, 30 बिलियन डॉलर वो खर्च करने पड़ेंगे समय को बाई करने के लिए, रुपी को बचाने के लिए। NRE की जो फंड, जो FDR है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी वो भी इंक्रीज, कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स वो इंक्रीज होने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास IT के स्टॉक्स हैं, आपकी पेन ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगर आप कैश लेके बैठे हैं एज अ NRI, तो आपके पास विंडो है अगले कुछ महीनों की, जहां पर आप भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डॉलर टर्म्स में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ले सकते हैं। ये वंस इन अ 10-20 ईयर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है NRIs के लिए, तो आपकी बल्ले बल्ले है। और अगर आपके पास इंडियन स्मॉल कैप के शेयर्स हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओनरशिप थी 20% से ज़्यादा, आप जितनी जल्दी हो सकता है प्रॉफिट को बुक कीजिए और बाहर निकल जाइए। आपके पास जो दरवाज़ा बाहर निकलने का है वो बहुत छोटा, बहुत कम रह गया। गेट आउट बिफोर द क्राउड स्टार्ट्स लीविंग द शिप। दोस्तों अब लैंडिंग, अब आते हैं एंड में। ये वो ट्रूथ है जो दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको नहीं बता रहा। अमेरिका का सेंट्रल बैंक वो भारत का मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर बन गया है। अब भारत में RBI डिसाइड नहीं करता, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं करती हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी। पहले पॉलिसी बनती है अमेरिका में, अमेरिका की पॉलिसी देखने के बाद उसका करेक्शन हम करते हैं यहाँ पर कि रेट ऑफ रिटर्न को हम अब इंक्रीज करें कि ना करें। RBI नहीं कर रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर रही, ना ही सेबी इसको डिसाइड कर रहा है कि शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी कम होगी, कुछ नहीं। अमेरिका डिसाइड कर रहा है। एक आदमी वॉशिंगटन में बैठकर वो अपना डॉट प्लॉट लेता है, अपनी मीटिंग को रिव्यू करता है, वो अपने फेडरल रिजर्व के अंदर रिव्यू कर रहा है,
और हमारी मार्केट को हिला के रख दिया। दोस्तों, जब पावेल, जो पिछला फेडरल रिजर्व का चीफ था, जब वो चेयरमैन था, तो भारत के पास ब्रीदिंग स्पेस थी, क्योंकि उस बंदे ने रेट कट 3 बार किया। उसके कारण जो पैसा था अमेरिका से निकल कर वो भारत में आ गया। लेकिन जो वॉश है वो उल्टा आदमी है, ये अनप्रेडिक्टेबल है और ये बोलता है कि दुनिया भर का पैसा छीन कर मुझे अपने अमेरिका में वो वापस लेके जाना है। इसलिए जो अगले 6 महीने हैं वो डिसाइड करेंगे इंडियन मार्केट कि क्या हमारी जो NSE है वो 24,000 पे जाएगी या दोबारा से 21,000 पे उसको टेस्ट किया जाएगा। जो रुपया है क्या 94.45 पे टिका रहेगा या दोबारा से 97-98 पे भी पहुंच जाएगा। जो NRE के डिपॉजिट के रेट्स हैं क्या वो 6.5-6.8 पे रहेंगे या 7.8 पे वो पहुंचने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मुंबई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के डिसाइड नहीं हो रही हैं। ये डिसाइड हो रही हैं एक कमरे में जो वॉशिंगटन के अंदर है, जहाँ पर एक आदमी वो जो स्क्रू है उसको टाइट करता जा रहा है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और हमारे जो देश की, कंट्री की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी। आपका पे चेक, आपके बच्चों का जो USA की ट्यूशन फीस है, आपके पेरेंट्स की जो पेंशन फंड है, ये सारा कुछ वो आदमी डिसाइड कर रहा है अमेरिका में बैठकर। ये कोई फुट नोट नहीं है अमेरिकन स्टोरी का दोस्तों, ये होल स्टोरी है भारत की। अब ये क्वेश्चन एक ही है, क्या आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी? अगर थी तो मुझे बता देना कि येस वी न्यू ऑल दिस थिंग्स और इसके कारण मार्केट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और अगर नहीं पता था तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस न्यूज़। ये सारे वो क्यूज़ हैं माइन्यूट वाले जो हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं भारत के अंदर। इतना कुछ हो रहा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, हर घंटे में कोई ना कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं और हर घंटे के बाद जो डिसीजन मेकिंग है भारत की गवर्नमेंट की वो भी चेंज करनी पड़ रही है या कह लीजिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो अब स्टॉक मार्केट को या भारत के रुपये के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना वो इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि पॉलिसी हमारे हाथ में रही ही नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।